हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का जो संविधान के स्रोत हैं कि भारत का संविधान कहाँ से, किन देशों से लिया गया है और भारत के संविधान पर किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, नहीं किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव है, उस चीज़ को भी देखेंगे। और भारत के जो संविधान की विशेषताएँ हैं, हम उस चीज़ को भी आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि भारत का जो संविधान था वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे पुराना संविधान जो है वो अमेरिका का है। ठीक है, नहीं कि भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और यूएसए का जो संविधान है, यूएसए का, तो ये सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना। तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, भारत का। भारत का जो संविधान है आपके पास, तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश राज कर रहे थे, उन्होंने जो एक्ट लेकर आए वो उन्हीं एक्टों का जो संवैधानिक विकास भारत में हुआ एक्टों के माध्यम से। ठीक है, नहीं तो अंतिम एक्ट जो था भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारतीय संविधान में बहुत सारा पार्ट जो है, बहुत सारे आर्टिकल इसी मतलब अधिनियम से एज इट इज ऐसे ले लिए गए। भारत की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे जो राजनेता थे उन्हें ब्रिटेन में जो भी अनुभव था प्रशासन का, वो अंग्रेज़ों के जो भी अनुच्छेद थे या जो भी कार्य प्रणाली थी उसका ज़्यादा अनुभव था। लिहाजा जो हमारे संविधान निर्माता थे उन लोगों ने यही समझा कि भारत शासन अधिनियम से वो एक्ट भारत के संविधान में सीधे सीधे ले लिए जाएँ जो उस समय शासन प्रणाली का हिस्सा थे और भारतीय परिस्थितियों में सही बैठते थे। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत पे किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब बात आती है कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है नहीं, लेकिन हमारे संविधान में बहुत सारी बातें अन्य देशों से भी ली गई हैं और इसलिए संविधान पर कभी कभी आरोप लगता है कि भारत का संविधान दूसरे देशों से चोरी किया हुआ संविधान है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में खुद ही बताया कि हमने दूसरे देशों से अच्छी अच्छी बातें ली हैं, लेकिन हमने उन्हीं बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही उतरती हैं। ठीक है नहीं, तो आप इसे चोरी का संविधान नहीं कह सकते, बल्कि हमने उन बातों को परखा, समझा, अच्छे से डिस्कशन किया और भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो बातें ठीक बैठती हैं तो फिर उन्हें भारतीय संविधान का हिस्सा बना लिया। ठीक है नहीं, तो देखते हैं कौन कौन से देश से भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं। तो शुरुआत करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, उद्देशिका, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है। प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने यूएसए से लिया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायपालिका की जो एक्टिविटी जो है आपके पास जब अपने कार्य क्षेत्र से जाकर बाहर भी कार्य करती है, जुडिशियल रिव्यू यानी खुद ही संज्ञान ले लेती है किसी भी चीज़ का। तो ये जो चीज़ें हैं कहाँ से ली गई हैं आपके पास, यूएसए के संविधान से ली गई हैं। ठीक है नहीं, जुडिशियल रिव्यू यानी सरकार के जो भी आपके पास विधेयक हैं या सरकार का कानून है, न्यायपालिका को लगता है इस कानून की समीक्षा करना है तो वो समीक्षा करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप जानते हो कि भारत में बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों में जो है बैलेंस स्थापित किया गया है। तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है भारतीय संविधान में। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और मूल अधिकार, क्योंकि भारत के नागरिकों को उनका गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए मूल अधिकारों का होना बहुत जरूरी था। लिहाजा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल आपका 61 के तहत आपके पास ये महाभियोग की प्रक्रिया अप्लाई की जाती है राष्ट्रपति पर। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए के संविधान से ली है। बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने सशक्त केंद्र यानी कि मजबूत केंद्र, भारत की सरकार जो है, भारत
राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ पर सेंटर जो है वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो मजबूत जो केंद्र की व्यवस्था है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है, और जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, वो भी हमने कनाडा के आपके पास संविधान से ली है, कि भारत में एक केंद्र होगा और राज्य होंगे। ठीक है नहीं, और राज्यों को भी उनके संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा, और भारत में केंद्र के अलग विषय होंगे कानून बनाने की, जिसे 7वीं अनुसूची में बड़े अच्छे से बताया गया है कि राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं, और केंद्र सूची के विषय कौन कौन से हैं, और संवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून के टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून जो है उसे वरीयता दी जाएगी। राज्य, चूंकि मजबूत सशक्त केंद्र की व्यवस्था कनाडा से है, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो स्टेट में भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो स्टेट की शासन व्यवस्था पर एक प्रकार से निगरानी का काम करते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान, जो मजबूत केंद्र को ये दिखाता है। ठीक है नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श संबंधी निर्णय है, ठीक है नहीं, वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकता है अगर राष्ट्रपति मांगते हैं, तो वो भी आपके पास कनाडा से लिया गया है। उसके बाद कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो ना तो राज्य सूची में होती हैं, ना केंद्र सूची में होती हैं, और ना ही संवर्ती सूची में है कुछ विषय, तो उन विषय को जो है अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है, और ये अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र में नहीं हैं। तो अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया। उसके बाद में बात करूं कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है। ठीक है नहीं, तो ब्रिटेन से अगर हम देखें तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, क्योंकि हमारे मतलब भारत पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो भारत का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर था वो ब्रिटेन से मिलता जुलता था। लिहाजा भारत में जो संसदीय प्रणाली है कि भारत में एक संसद होगी, लोकसभा राज्यसभा उसके अंग होंगे, और एक विधायिका होगी। ठीक है नहीं, और कार्यपालिका होगी जो विधायिका कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी, और अगर कानून में कोई खामी है तो वो देखने का काम आपका न्यायपालिका करेगा कि कानून संविधान के मुताबिक है नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम जो है वो संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विधि का शासन कि भारत में कानून का शासन होगा, कोई भी व्यक्ति सबसे ऊपर भारत में क्या होगा, संविधान होगा, और कोई भी व्यक्ति जो है कानून के इतर अगर कोई भी कार्य प्रणाली करता है तो वो कानून के दायरे से बाहर होगा और उस पर कानून अपना शिकंजा कसेगा। तो विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली हुई है। भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रह रहे हों, लेकिन आप केवल भारत के नागरिक होंगे, जबकि अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता अलग होती है, और स्टेट की वहाँ जो स्टेट है उनकी नागरिकता अलग होती है, वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ठीक है नहीं, फिर द्विसदनीय शासन प्रणाली, भारत में 2 सदन हैं संसद के, एक राज्यसभा है, लोकसभा है। तो द्विसदनीय शासन प्रणाली को भी हमने ब्रिटेन से एक्सेप्ट मतलब एडोप्ट किया है, और विधायी प्रक्रिया को भी हमने ब्रिटेन से एडोप्ट किया है। संसद के जो भी विशेषाधिकार हैं उन्हें भी ब्रिटेन से हमने एडोप्ट किया है। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। तो वहीं आयरलैंड से अगर मैं बात करूं तो भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, ठीक है नहीं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो ये आपके पास कहाँ से लिए गए हैं, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक ये आपके पास शामिल है। ठीक है नहीं, ये मतलब कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल तो नहीं है, यानी कि आपके पास इन्हें कानून के माध्यम से कानून बनाकर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन संविधान में ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है नहीं, जैसे कि मूल अधिकार है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो वो जो निर्वाचन की पद्धति है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आयरलैंड के संविधान से ली हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है दोस्तों। तो भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसे आर्टिकल 368 के तहत अपनाया जाता है भारत में संविधान संशोधन,
तो जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो वहीं राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब ये दोनों प्रक्रिया भी हाल में हुई हैं, राज्यसभा के लिए भी चुनाव हुई और राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव हुई। तो ये जो निर्वाचन की दोनों की पद्धति है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद बात करें जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान से हमने दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है कानून के माध्यम से, ठीक है नहीं, वो हमने आपके पास जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के माध्यम से स्थापित जो कार्य प्रणाली है वो सारी। फिर पहले जो सोवियत संघ था, इसमें रूस उसका प्रतिनिधि है एक प्रकार से, तो सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिए, ठीक है नहीं। मूल कर्तव्य को आर्टिकल आपके पास 51 के अंतर्गत या ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आपके पास मूल अधिकार हैं और वो कर्तव्य नहीं है आपके कुछ भी, तो मूल अधिकारों के बिना मूल कर्तव्यों के बिना अधिकार जो है वो एक प्रकार से आपको आपके कर्तव्यों के प्रति या आपके दायित्व के प्रति मतलब जागरूक नहीं करते। केवल आपको अधिकार दे दिया गया और आपका कोई भी कर्तव्य अगर निर्धारित नहीं किया गया तो उससे जो एक प्रकार का संविधान मतलब जो समाज में आपके पास असंगति फैलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जिस अधिकार का यूज कर रहे हो तो वो अधिकार आपका किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को हर्ट ना करे, तो इसलिए आपके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, ठीक है नहीं। तो मूल कर्तव्य का प्रावधान हमने 51 के आर्टिकल के तहत रूस से लिया है। प्रस्तावना में जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात है, ठीक है नहीं, प्रस्तावना में जो आपके पास आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय है तो ये भी हमने सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा लोकसभा जब इनमें किसी भी विधेयक को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाती तो आपके पास आर्टिकल जो 108 है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जहां पर राज्यसभा लोकसभा के सदस्य एक साथ रहते हैं, बैठते हैं, वोटिंग होती है और जो उसमें जिसके पक्ष में वोट पड़ते हैं वो विधेयक पास हो जाता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपके पास ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका का विचार तो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। व्यापार वाणिज्य समागम मतलब समागम की स्वतंत्रता यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता और आवागमन की पूरे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता का जो विचार है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और समवर्ती सूची यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेंटर और स्टेट के मध्य, जो अनुसूची 7 है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के अलग आपके पास सब्जेक्ट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जहां पर स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति में सेंटर के कानून को वरीयता दी जाएगी। तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और एक हमने जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो हमने जर्मनी से लिया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी आपातकाल के समय जो मूल अधिकार कौन कौन से मूल अधिकार जो है आपका निलंबन होगा उनका, तो वो जो बात है वो हमने जर्मनी के संविधान से ली है, ये आप याद रख लेना। आपात उपबंध के संदर्भ में जो भी निलंबन की प्रक्रिया है कब, जब आपातकाल होगा, ठीक है नहीं, वो जर्मनी से हमने ली है। और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान। भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस समय आपके पास अगर कोई कहे कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किसमें है, इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, सर्वोच्च कानून, ठीक है नहीं, सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान। और भारत में शक्ति पावर किसमें निहित है? जनता में निहित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहा जाए पावर किसमें निहित है तो जनता में, और अगर ये कहा जाए कि भारत में कौन सा कानून सबसे ऊपर है तो भारत का संविधान। राष्ट्रपति के विचार के लिए जो राज्यपाल विधेयक रखते हैं, विधेयक को सुरक्षित रखने का जो बंद है वो हमने कनाडा के, क्योंकि कनाडा सशक्त केंद्र की बात करता है, तो लिहाजा राज्य का कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रख सकता है, ठीक है। तो ये जो उपबंध है
वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 200 या 201 के तहत ये उपबंध है, ठीक है नहीं, आर्टिकल आपके पास 201 के तहत शायद, और आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है, लेकिन आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए रख सकता है। देख लेना एक बार, आर्टिकल 201 ही है शायद। विश्व का प्रथम लिखित संविधान तो यूएसए का है। विश्व का प्रथम लिखित सबसे पुराना संविधान, प्रथम है तो सीधी सी बात है, लिखित सबसे पुराना है। और विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान इंडिया का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आपके पास संविधान की विशेषताएं। तो ये मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया। अब हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या विशेषता है। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता इधर से स्टार्ट करते हैं, नम्यता। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हुआ तो भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान था। मूल रूप में आपके पास इसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, ठीक है नहीं, और जो पार्ट थे वो कितने थे आपके पास, 22 पार्ट थे, और जो अनुसूची थी आपके पास, शेड्यूल थी आपके पास, शेड्यूल आपके पास कितनी थी, 8 शुरुआती स्तर में, ठीक है नहीं। गलत है, शेड्यूल लिखा हुआ, एक मिनट रुक जाएगी, ठीक है नहीं। तो शेड्यूल आपके पास कितनी थी, वो आपके पास मूल संविधान में 8 शेड्यूल थी, लेकिन आपके पास बाद में शेड्यूल 12 हो गए, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे, मूल संविधान में आपके पास आर्टिकल थे 395 पार्ट 22, और शेड्यूल जो थी वो आपके पास अनुसूचियाँ 8 थी। लेकिन वर्तमान में 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं। पार्ट्स अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 25 पार्ट्स हो चुके हैं, लेकिन अगर मूल पार्ट्स को देखा जाए तो वो अभी भी 22 ही हैं। और शेड्यूल जो है अब आपके पास प्रेजेंट में आपके पास कितनी होगी, 12 होगी। शेड्यूल अब कितनी होगी आपके पास, 12 अनुसूची होगी, ठीक है। तो ये इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। फिर भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता का मतलब भारतीय संविधान लचीला भी है और आपके पास कठोर भी है, अनम्यता कठोर। तो लचीला और कठोर, लचीला और कठोर, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ आपके पास कानून होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, और कुछ कानून ऐसे होते हैं भारतीय संविधान में जिनके लिए आपके पास विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कानूनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत की अगर बात की जाए तो राज्यों के 15 राज्यों की कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। तो उस संदर्भ में भारतीय संविधान कठोर है। और वहीं कुछ कानून ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उस संदर्भ में भारतीय संविधान जो है लचीला भी है। और भारत का संविधान जो है एक जीवित संविधान है। ऐसा नहीं है कि मान ला एक मृत संविधान है कि एक बार बना दिया और उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। भारत का संविधान एक जीवित संविधान है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जीवित संविधान है, यानी कि आपके पास जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस होती रहती है, तो भारतीय संदर्भ में जो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भी स्थिति सही बैठती है उसके अकॉर्डिंग संविधान में चेंज किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान जीवित संविधान है। उसके बाद अगली विशेषता ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में 18 वर्ष तक की, जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है, उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। और ये जो संविधान संशोधन जो 61वां जो संशोधन क्या हुआ, संशोधन के द्वारा आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष का कोई भी वयस्क व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, मुख्यमंत्री के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रधानमंत्री के चुनाव में वो लोकसभा सदस्य को चुन सकता है, तो वहीं मुख्यमंत्री के चुनाव में वो आपके पास विधायक को चुनता है, और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी वो
पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार सभी लोगों के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो अपने मत का अधिकार मतलब मत का प्रयोग कर सकते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, ठीक है नहीं, राज्य है। और ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है नहीं। ये आपके पास पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो 42वें संविधान संशोधन है तो ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है भारतीय संविधान में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए संविधान में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है नहीं। और इसके द्वारा ही भारत में पंथ निरपेक्षता का प्रावधान किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर पंथ निरपेक्षता की बात आती है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगली जो फीचर्स है संविधान का, अगली विशेषता आपात उपबंध। भारतीय संविधान में आपात उपबंध है, 3 आर्टिकल हैं आपके पास, आर्टिकल 352 और एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल आपके पास 361। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की जाती है जो बाह्य युद्ध या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। तो वहीं राज्यों में प्रशासनिक प्रक्रिया के फेल होने के संदर्भ में आर्टिकल 356 लगाया जाता है। और आर्थिक व्यवस्था अगर किसी देश की खराब है तो आर्थिक आपातकाल के रूप में मतलब आर्टिकल 361 के तहत देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपात उपबंध भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर उसके बाद स्वतंत्र निकाय। भारत में कई सारे स्वतंत्र बॉडी हैं, ठीक है नहीं, जैसे चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है, कैग है, ठीक है नहीं, जो आपके पास खर्चों का ब्यौरा रखता है। चुनाव आयोग है, ये निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ठीक है। और आपके पास न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है, बिल्कुल। तो भारत में जो बहुत सारी बॉडियाँ ऐसी हैं जो प्रशासनिक कार्यों को करती हैं, या जिन चुनाव आयोग है, चुनाव कराने की उस पर सारी जिम्मेदारी है। तो स्वतंत्र निकाय जो है वो भारत में प्रावधान किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन रूप से दर्ज किए गए हैं कि ये निकाय हैं और इनके काम ये रहेंगे, ठीक है नहीं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है भारत में। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक के स्तर पर आपके पास क्षेत्र पंचायत है, तो वहीं जिले के स्तर पर जिला पंचायत है। तो ये जो है पूरे जिले के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी संस्थाएं हैं। और शहर में आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल जो 73 है उसके तहत तो स्थानीय स्वशासन, आर्टिकल 73 और जो आपके पास आर्टिकल नहीं, संविधान संशोधन 73 और 74 के तहत आपके पास पंचायत स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। और नगर पालिका और नगर निगमों की जो शासन की बात है वो आपके पास 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। शहर में जो आपके पास शासन की बात है तो कंबाइंड रूप से बोल दिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन वो आपके पास संविधान संशोधन 73, 73 और 74 के अंतर्गत आता है। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यही है आपके पास कि एक आपके पास जिले लेवल पर बॉडी होगी प्रशासन की, शासन की, जो डेवलपमेंट का कार्य करेगी जिले के लिए, एक क्षेत्र स्तर पर होगी और एक गांव के स्तर पर होगी। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है जो भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल आपके पास आर्टिकल 36 से और ये 51 तक है, ठीक है नहीं। ये भारत में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता की। और जो भी आपके पास अच्छी अच्छी बातें हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी हुई हैं, जैसे महिलाओं को पुरुष के समान वेतन देना चाहिए, एक समान वेतन की व्यवस्था, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है नहीं। और आपके पास 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारिता की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में जो अच्छी बातें हैं। बस अंतर यह है मूल अधिकारों में, इनमें मूल अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है, या अगर आपके मूल अधिकार का हर्ट होता है तो आप उस चीज़ को लेकर न्यायालय जा सकते हो। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय द्वारा न्यायोचित नहीं है। इन्हें सरकार कानून बनाकर लागू कर सकती है, लेकिन अगर सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही है
किसी व्यक्ति को मतलब नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है नहीं, ये आपको इसमें डिफरेंस रखना है। मूल कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके पास 51 के है 51A, इसके तहत हमने मूल कर्तव्यों को अपनाया गया। शुरू में 10 मूल कर्तव्य लिए गए थे, लेकिन आपके पास फिर बाद में जो वो एक संशोधन आपके पास पारित हुआ सन 2000 में, ठीक है नहीं, उसके तहत जो है शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया है, जो आर्टिकल 21 के तहत शामिल किया गया है, ठीक है नहीं, 21 के, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया है। अब 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और माता पिता का भी ये दायित्व है। मूल कर्तव्य के रूप में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, जो 11 हो चुके हैं, शुरू में 10 थे, लेकिन मतलब 21 के अंतर्गत एक तो शिक्षा के जो अधिकार है उसे मूल अधिकार बना दिया गया है, और उसी के तहत जो है एक मूल कर्तव्य भी शामिल किया गया 11वां, जहाँ माता पिता का ये आपके पास अधिकार होगा कि वो अपने बच्चे की 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से उसे सपोर्ट करे, ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मूल अधिकार, संविधान में आपके पास व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है, जहाँ आपके पास उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है नहीं। तो मूल अधिकार क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी हैं और व्यक्ति को एक स्वतंत्रतापूर्वक जीवन निर्वहन के लिए ज़रूरी है, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे और एक संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत के संविधान में आपके पास संसद सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान का निर्माण, वो कानून का निर्माण संसद में होता है, तो संसद सर्वोच्च है अपने दायरे में और न्यायपालिका सर्वोच्च है अपने दायरे में, ठीक है नहीं, सबके अपने अपने दायरे हैं कि कुछ मतलब संसद की संप्रभुता, संसद सर्वोच्च, कानून का निर्माण करने का काम जो है संसद का ही है, लेकिन न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता है। कोई कानून है तो उसका मतलब रिव्यू करने का काम न्यायपालिका का भी है। तो न्यायपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, संसद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, और भारत में जो है इन दोनों का समन्वय दिखाई देता है। भारत में दोनों का जो है समन्वय दिखाई देता है, भारत में बैलेंस ऑफ पावर दिखाई देता है, ठीक है नहीं, कि एक दूसरे के मामले मतलब एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मतलब सभी संस्थाएं, ये जो संसदीय प्रभुसत्ता है, संसद और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु है, ठीक है नहीं, सर्वोच्च है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, कि भारत में जो न्यायालय हैं वो स्वतंत्र हैं बिल्कुल भी और निष्पक्ष हैं, ठीक है नहीं, किसी प्रकार का उन पर कोई दबाव नहीं है। बहुत सारे न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे जो है संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जैसे जजों की नियुक्ति है कोलोजियम के माध्यम से होती है, सरकार का उसमें इंटरफेयर नहीं होता। तो बहुत सारे और भी प्रावधान हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, और भी अन्य आपके पास प्रावधान हैं जो न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे आपके पास जजों का, जब एक बार जज बन जाते हैं तो उनका वेतन कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं, और इनके जो वेतन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है नहीं, सरकार उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती और वो देने हैं सरकार को, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी आपके पास संविधान का एक बहुत अच्छी फीचर्स है। संसदीय प्रणाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंग्लैंड ने हम पे शासन किया 200 वर्षों तक, तो लिहाजा उनकी शासन प्रणाली से ही संबंधित हमारी शासन प्रणाली है, और हमारे राजनेताओं को इस संसदीय व्यवस्था का काफ़ी अनुभव भी था, तो हमने उसी चीज़ को अपने यहाँ बरकरार रखा है। भारत में जो सभी आपके पास क्षेत्रों में जो दबे कुचले लोग हैं, जिन पर आपके पास ऐतिहासिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक, इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, और भारत के सभी इंस्टीट्यूशन में इनका प्रतिनिधित्व हो उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और लोकसभा राज्यसभा में इनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये सारे आपके पास जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, और भारतीय संविधान इन विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान आपके पास दिखाई देता है। और भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक राज्य है,
मतलब स्टेट देश है, और वहाँ संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है, और ये संविधान ही आज भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में बांधे हुए है, ठीक है नहीं, और भारत की एकता अखंडता की रक्षा करने में आपके पास सक्षम है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की विशेषताओं को बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करने की कोशिश की है, और कोशिश ये की है कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस टाइप की वीडियो आप और चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर दोगे, और बेल नोटिफिकेशन वाली जो बेल का साइन होता है उसे दबा दोगे, तो वीडियो का जो है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से और सिंपल तरीके से आपको बताऊँ। इसी टाइप से वीडियो आते रहेंगे, लेट हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव चल रहा है, तो लेट वीडियो भले ही हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमने पॉलिटी को शुरू किया है वो आपको कंप्लीट पॉलिटी कराई जाए, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है नमस्कार सब लोगों को, और आप सब अपनी पढ़ाई में अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी बच्चा इसकी PDF चाहता है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं उस पर इनकी सारी PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और अपने रिवीजन को गति दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।